पिता की छत्र छाया में बड़े होने का सौभाग्य मिला। तो स्वाभाविक बात है कि जो वो करते थे उसको हमने आत्मसात करने का काम किया। हमने कहा कि भाई अगर जन सेवा करनी है तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का काम करें। यही मूल मंत्र उनका था, उसको हमने अपने जीवन में अंगीकृत करने का काम किया। उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य किया। 1967 में जौनसार बाउर को जनजाति का दर्जा दिलाने का काम किया। कि जनजाति का दर्जा जौनसार बाउर के लोगों के लिए मील का पत्थर था। डीएवी कॉलेज में मैं पढ़ता था, मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा कि देखिए अगर तुमको बेटा राजनीति करनी है तो राजनीति में सहनशीलता बहुत जरूरी है। लेकिन मैं फिर भी चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद मैं जरूर वहाँ पर हारा। लेकिन उनकी उस बात से मुझे सीख मिली। जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हुआ, कोटी, इछाड़ी, छिबरो जैसी जल विद्युत परियोजनाएं, हमारे रखवाड़ बांध जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं, उनको स्थापित करने का काम किया गया। देवबंद खूबसूरत जगह है, टाइगर फॉल खूबसूरत जगह है, मोइला थाट जो है खूबसूरत जगह है, कोटी कनासर का जो ग्राउंड है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके साथ ही साथ मैंने देखा है कोटी के एक फॉल है, वो उस फॉल पे भी जो है पर्यटक जाने लगे हैं, तो वो भी डेवलप होगा। और इधर कथियान वाली बेल्ट जो है ये पूरा जो है ये टूरिस्ट के रूप में डेवलप होगा। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज के इस युग में जब आप सैटेलाइट से हर चीज़ को देख सकते हैं, तो भाई चकरोता के अंदर जो है विदेशी नागरिक को जो है वर्जित किया गया है उसको खोला जाना चाहिए। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि हम इसमें कामयाब होंगे तो उस दिन आप देखेंगे कि चकरोता एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होगा जिसकी शायद संभव तो हमने किसी ने कल्पना नहीं की। तो सरकार के पास कोई मैप नहीं, रोड मैप नहीं है कि किस तरीके से जो बांध से प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। 75% जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, वो नहीं मिल पाया। ये कटु सत्य। शासनादेश करके इतिश्री कर दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट के लिए जो कार्य करना चाहिए था, उसको जो खोजदी बात कहनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, भ्रष्टाचार इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। छोटा राज्य है हमारा, इस राज्य में अगर भ्रष्टाचार को हम इस तरीके से जो पोषित करने का काम करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण। फास्ट ट्रैक कोर्ट पे जो है ऐसे मुकदमे चलने चाहिए ताकि ऐसे लोग बिहाइंड द बार, अगर हम भ्रष्टाचार पर प्रहार कर पाए तो हम समझेंगे कि हम अच्छी सरकार देने में कामयाब हुए। आपने कहा स्टार्टअप तो गति देनी ही पड़ेगी। वेलकम एवरीवन टू द अनदर एपिसोड ऑफ टॉक एंड नॉक। मैं हूं आपका होस्ट विष्णुकांत। दोस्तों, राजनीति बहुत से लोगों के लिए एक पेशा हो सकती है, लेकिन आज जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए राजनीति एक पेशा नहीं बल्कि एक परंपरा है। दशकों की इस जन सेवा और जन कल्याण की परंपरा ने जनता और जननायक के बीच में एक ऐसा संबंध बनाया है जिसे राजनीति की कोई सुनामी, कोई लहर कभी तिनका भर भी छू नहीं पाई। चकराता विधानसभा से 6वीं बार विधायक बने और 2002 से 2017 तक कांग्रेस के विभिन्न कार्यकालों में उत्तराखंड सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को संभालने वाले माननीय विधायक श्री प्रीतम सिंह जी। तो प्रीतम सिंह जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर, हमारे शो पे, और आपने हमें अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। कहा जाता है कि राजनीति में अगर किसी को अपना गुरु ढूंढना हो तो लोगों को एक अरसा लग जाता है एक ऐसे गुरु की तलाश में जो राजनीति का राह भी सिखा सके। लेकिन आपका तो बचपन ही एक जननायक के साथ गुजरा है। आपके पिता श्री गुलाब सिंह जी, जिन्हें पछुआदून का विकास पुरुष भी कहा जाता है, और पहाड़ी इलाकों में अगर जाएंगे तो आज भी उन्हें मंत्री जी के नाम से जाना जाता है। तो मंत्री जी के साथ आपका समय गुजरा है। आपने उस दौर की राजनीति देखी जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश का एक सीमांत इलाका हुआ करता था, और आज जो आपकी राजनीति में देखता हूं कि आप जन दरबार लगा रहे हैं, लोग आपके पास समस्याएं लेके आ रहे हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी समस्या, और बहुत सी समस्याओं को आप फोन पे भी सॉल्व कर देते हो। लेकिन उस दौर की राजनीति, जब मंत्री जी के पास उस दौर की जो समस्याएं थी वो आती थी, वो भी आपने देखी हैं। और टेक्नोलॉजी का उस टाइम पे इतना ज़्यादा
अभाव था कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का, तो उस दौर में वो किस तरीके से उसे सॉल्व करते हैं, अगर आप बारे में समझा सके। नहीं, देखिए, जब मैं अपने अतीत के उस दौर को याद करता हूँ तो स्वाभाविक बात है, राजनीति में बड़ा अंतर आया है। पहले राजनीति में राजनीतिक दल के लोग ऐसे लोगों को प्राथमिकता देते थे जिनका समाज में अपना अलग योगदान रहा हो, स्वच्छ छवि रही हो, उनको राजनीतिक दल टिकट दिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे इसमें अभाव आया है। मैंने अपने स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी को बहुत नज़दीक से देखने का काम किया और मैं कह सकता हूँ कि राजनीति का कौ जो सीखने का अवसर मिला तो उनके साथ ही रह करके मिला। जब वो राजनीति में थे उस समय अलग स्थितियां थी, परिस्थितियां थी। आज अलग स्थितियां, परिस्थितियां हैं। मेरे पिताजी सन 57 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े। उन्होंने कांग्रेस को परास्त किया और कांग्रेस को परास्त करने के बाद 1958 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और इंदिरा जी चक्रोता आई, तब उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन करने का काम किया। तो उस समय जो परिस्थितियां थी, उस समय विकास की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि आज़ादी के बाद देश के अंदर विकास की नई मुहिम छेड़ने के लिए जो है कार्य किया जा रहा था। तो बहुत सारी समस्याएं थी, जिन समस्याओं का निराकरण जो है करना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने समस्याओं के निराकरण के लिए कार्य किया। तब चाहे मैं पछवादुन की बात करूं, चाहे मसूरी की बात करूं, क्योंकि 1957 में मसूरी के नाम से विधानसभा थी, तो पूरा क्षेत्र आता था। तो उन्होंने कोशिश की, प्रयास किया इस बात का कि भाई क्षेत्र के पिछड़ेपन को हम कैसे दूर करें। उसके लिए उन्होंने कार्य किया। अब उन कार्यों को अगर मैं गिनाऊंगा तो एक बड़ी लंबी श्रृंखला है। तो उन्होंने काम किया और जौनसार वार के लिए खास तौर से मैं कहना चाहता हूँ, हमारे यहाँ बहुत अभाव था मोटर मार्गों का, आवागमन की स्थिति बहुत दयनीय थी और विकास के नाम पर कोई बहुत महत्वपूर्ण कार्य उस क्षेत्र में नहीं था। लेकिन क्षेत्र को सड़कों से जोड़ा गया, विद्युतीकरण हुआ, पेयजल योजनाएं बनी, स्वास्थ्य सेवाएं, इरिगेशन के माध्यम से कार्य किया गया। और पछवादुन का जब मैं जिक्र करता हूँ तो वहाँ पर जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण हुआ। जल विद्युत परियोजनाओं का निर्माण होने के साथ साथ उस क्षेत्र को सिंचाई के क्षेत्र में कैसे विकसित किया जाए, उसको के लिए काम किया गया। पछवादुन में आसन पार का क्षेत्र था जिसको काला पानी कहा जाता था, लेकिन आज अगर आप आसन पार के क्षेत्र में जाएंगे तो आप वहाँ की स्थिति को देख करके आश्चर्यचकित होंगे। उस क्षेत्र को डेवलप करने का काम किया गया। अब हम जौनसार वार की बात करें, कोटी, इछाड़ी, छिबरो जैसी जल विद्युत परियोजनाएं, हमारे लखवाड़ बांध जैसी महत्वपूर्ण जल विद्युत परियोजनाएं, उनको स्थापित करने का काम किया गया। और जौनसार वार की जो स्थिति थी वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी। उसके लिए हम विकास कितना भी कर लें, लेकिन वहाँ पर विकास कम दिखाई देता था। अगर एक सड़क आप बनाएंगे तो एक सड़क जो है 100 किलोमीटर बनेगी, उसमें भी बमुश्किल से बहुत कम गांव जो है जुड़ पाते थे। ये स्थिति वहाँ पर थी। लेकिन सोच थी उनकी, उन्होंने कांग्रेस में रहते हुए 1967 में जौनसार वार को जनजाति का दर्जा दिलाने का काम किया। और मैं कह सकता हूँ कि जनजाति का दर्जा जौनसार वार के लोगों के लिए मील का पत्थर था। उसके बाद वहाँ के नौजवान साथियों को रोजगार मिला। आज हम कह सकते हैं कि देश के किसी भी कोने में आप चले जाइए, जौनसार वार का व्यक्ति हमको वहाँ पर मिलता है, तो हमको लगता है कि हमको आगे बढ़ाने में जो उनकी सोच थी वो हमारे सामने है। पछवादुन के अंदर भी कमोबेश यही स्थिति थी। सड़कों का अभाव था। अगर सड़कें थी तो वो सड़कों का डामरीकरण नहीं था। खेती के लिए, सिंचाई के लिए ट्यूबवेल की आवश्यकता थी। बहुत सारे आप जान सकते हैं कि आज़ादी के बाद इस देश की स्थिति क्या रही होगी।
बिल्कुल। मैं तो जब वो विधायक बने उस समय मैं पैदा भी नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद ये सब चीज़ें मैंने तो अपने आँखों से देखी। हाँ, ये बात कह सकता हूँ कि उन्होंने पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ कार्य करने का काम किया, और जिसका कारण है कि आज भी लोग उनको जो है याद करते हैं। बिल्कुल सर, आपने बचपन का एक दौर गुजारा उनके साथ। जैसा आजकल एक परिवारों में होता है कि जो पिता होते हैं वो बच्चों को समझाते हैं, बहुत सी चीज़ें सिखाते हैं। तो कभी उन्होंने आपको कुछ आपकी किसी शैतानी पे अगर वो गुस्सा हो गए हों या जब मैं छोटा था और मेरे पिताजी विधायक थे, वो चाहते तो मुझे जो मेरी शिक्षा है उसको यहाँ पब्लिक स्कूल में या किसी भी स्कूल में दिला सकते थे, बिल्कुल। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा संयुक्त परिवार है, और संयुक्त परिवार को देखते हुए उन्होंने कहा कि नहीं, जहाँ सब बच्चे पढ़ेंगे मेरा बेटा नहीं पढ़ेगा। मैंने प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने गांव में जो प्राइमरी पाठशाला था भिन्नाड़ बास्तिन में, वहाँ किया। उसके बाद में कोटी स्कूल है वहाँ किया, और 8वीं की कक्षा जो है तक जो है मैंने ट्यूनी में शिक्षा ग्रहण की। और उस समय 8वीं की जो परीक्षा होती थी वो बोर्ड परीक्षा होती थी, तो कालसी हमारा बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, तो वहाँ बोर्ड का एग्ज़ाम दी। अब आपने कहा कि बहुत बार जो है पिता पुत्र को दिशा देने का काम, स्वाभाविक बात है। हम यंग थे, थोड़ा ज़रा प्रतिक्रिया एकदम होती थी, तो उन्होंने कई बार जो है हमारा को जो समझाने का काम भी किया और हमको दिशा देने का भी काम किया। तो एक ने ऐसे बहुत सारे उदाहरण है, तो उन उदाहरणों का जिक्र कोई करूंगा एक अगर आप हमें सुना सके। नहीं, देखिए, मैं यहाँ डीएवी कॉलेज में मैं पढ़ता था, तो डीएवी कॉलेज में मैं चुनाव लड़ना चाह रहा था। तो चुनाव लड़ते समय मैंने उनसे मैं सीधा तो नहीं पूछ पाया, लेकिन मैंने पत्र के माध्यम से उनको कहा कि मैं इतना मतलब अपने पिताजी को पत्र लिखा? मैं वही कह रहा हूँ, पिता पुत्र में इतना वो था सम्मान कि मैंने पत्र लिखा कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे बैठाया, उन्होंने कहा कि देखिए, अगर तुमको बेटा राजनीति करनी है तो राजनीति में सहनशीलता बहुत जरूरी है, और जिस व्यक्ति के पास सहनशीलता ना हो तो वो उसे राजनीति में नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं फिर भी चुनाव लड़ा, और चुनाव लड़ने के बाद मैं जरूर वहाँ पर हारा, लेकिन उनकी उस बात से मुझे सीख मिली, और उसके बाद मैंने अपना राजनीतिक जीवन जो है उनके ही रहते हुए प्रारंभ किया। ब्लॉक प्रमुख के 1988 में मैं ब्लॉक प्रमुख हो गया था, ब्लॉक प्रमुख के रूप में काम किया। उसके बाद 93 उत्तर प्रदेश में मैं विधायक हुआ। विधायक के बाद जो है 5 बार उत्तराखंड में विधायक के रूप में काम करने का अवसर मिला। तो सर, जो वो दौर था जब आप पहला चुनाव लड़ रहे थे, पहला चुनाव आपने कब लड़ा था सर? मैं 1991 में। 91 में, बिल्कुल। मैं 1991 में पराजित हुआ था। आप जान सकते हैं कि 1991 का जो चुनाव था वो चुनाव जो है मंदिर मस्जिद के नाम पर था, लेकिन मैं पछवादुन के लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्होंने सांप्रदायिकता को कभी हावी नहीं होने दिया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के जमाने में पछवादुन विधानसभा में कभी लड़ाई में दिखाई नहीं दी, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल सर, आप मंत्री जी के साथ आप बहुत सी राजनीतिक हस्तियों से मिले होंगे, या उस टाइम पे आपने सुना होगा, तो कोई ऐसी राजनीतिक हस्ती जिसको आपको लगता है कि हाँ, एक प्रेरणा का स्रोत जो आपके लिए बने हो? नहीं, देखिए, अपने पिताजी के साथ मैं कई लोगों से मिला हूँ जी। मुझे इंदिरा गांधी जी से मिलने का अवसर भी अपने पिताजी के साथ ही मिला। राजीव गांधी जी से मिलने का अवसर भी अपने पिताजी के साथ मिला। उत्तर प्रदेश में तमाम जो राजनीतिक लोग थे उनसे मिलने का अवसर जो है पिताजी के साथ ही मिला। सर, मंत्री जी ने आपको बहुत सी बातें समझाई होंगी, कुछ प्यार से, कुछ डांट के, किसी भी तरीके से। तो कोई आप ऐसी उनकी सीख जो आपको लगता है कि आपके सिद्धांतों का मूल बनी, ऐसी कोई सीख? ऐसी नहीं, कोई देखिए, क्योंकि पिता की छत्र छाया में बड़े होने का सौभाग्य मिला, तो स्वाभाविक बात है कि जो वो करते थे उसको हमने आत्मसात करने का काम किया। हमने कहा कि भाई
अगर जन सेवा करनी है तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का काम करें। यही मूल मंत्र उनका था, उसको हमने अपने जीवन में अंगीकृत करने का काम किया। बिल्कुल सर, और इसीलिए आप आज जो है राजनीति के क्षेत्र में आप इतनी बेहतर राजनीति कर रहे हैं। और अच्छा, आपने सर, मैंने सुना है लॉ भी आपने किया, कानून की पढ़ाई मैंने करी है। यही डीबी कॉलेज में मैंने लॉ ग्रेजुएट हुआ हूँ मैं। तो सर ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि मुझे कानून की पढ़ाई करनी है? नहीं, देखिए, मैं जब बीए मैंने कर लिया, उसके बाद मैंने एमए जो है फर्स्ट ईयर किया, तो उसके बाद मैंने एमए छोड़ के लॉ को जो है प्राथमिकता दी और लॉ करने का काम किया। प्रेरणा नहीं, एक बात दिल में आई कि लॉ किया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बिल्कुल। तो प्रीतम जी, आप 1993 के बाद आप विधायक बने, और उसके बाद वो दौर था जब उत्तराखंड आंदोलन चल रहा था, तो उसमें किस तरीके से आपकी क्या भूमिका थी? देखिए, 93 में मैं विधायक था, लेकिन उसके बाद खटीमा और मसूरी की घटनाएं घटित हुई थी, और उन घटनाओं ने हमको भी जो है उद्वेलित करने का काम किया। तो मैंने उस समय अपना त्याग पत्र दिया था, क्योंकि वो कंडीशनल था, इसलिए एक्सेप्ट नहीं हो पाया। लेकिन उत्तराखंड आंदोलन से सबका जुड़ाव था। उत्तराखंड आंदोलन की प्राप्ति के लिए हमारी मातृशक्ति, हमारे नौजवान साथी, और मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक ने उस आंदोलन में शिरकत करने का काम किया, उस आंदोलन को लड़ने का काम किया, और अंतोगत्वा हमको राज्य मिला। और राज्य में आप 2002 के बाद मंत्री रहे, आपने विभिन्न मंत्रालय संभाले, और जब आप विपक्ष में भी रहे तो आप समय समय पे नहीं, देखिए, राजनीति में हमें पक्ष और विपक्ष में रहने का समान अवसर मिला है। जब हम सरकार में रहे, और इसे मेरा सौभाग्य मैं कहूँगा कि दोनों ही सरकारों में मुझे मंत्री के रूप में काम करने का अवसर मिला, और जब मैंने मंत्री के रूप में काम किया तो मेरी यही कोशिश उस वक्त भी रही कि मैं प्रदेश के अंदर प्रदेश के लोगों के हितों के लिए जो कार्य कर सकूँ उसको करने का काम करूँ। और जब विपक्ष में हम रहे तो विपक्ष की भूमिका भी हमने बखूबी निभाने का काम किया। हर मुद्दे पर, हर विषय पर हमने अपनी बात सदन के अंदर भी कही, सदन के बाहर भी कहने का काम किया है। मुझे इस राज्य के अंदर कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, सोनिया जी ने, राहुल जी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का दायित्व भी दिया। मुझे नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी यहाँ कार्य करने का अवसर मिला, और वर्तमान समय में मल्लिकार्जुन खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी के आशीर्वाद से सीईसी, जिसमें 16 लोग पूरे देश के हैं, उसमें एक सदस्य के रूप में कार्य करने का अवसर मिला है। तो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व का भी बरदहस्त रहा है, और हमने पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ जो दायित्व हमको दिया, उसका दायित्व का निर्वहन करने का काम किया है। बिल्कुल। मंत्री जी, जो उत्तराखंड राज्य बना था तब लोगों के बहुत से जो सपने थे, क्या लगता है आपको वो किस हद तक पूरे हुए हैं, या फिर अभी कुछ कमी है? आने वाले समय में उसे किस तरीके से? देखिए, लोगों की ये मानसिकता थी, लोग ये समझ रहे थे कि राज्य बनेगा तो राज्य बनने के बाद बहुत तेजी के साथ विकास होगा, और यहाँ के उत्तराखंड के लोगों को जो है उसमें कार्य करने का अवसर मिला, रोजगार मिलेगा, तमाम चीज़ों की बात थी। लेकिन राज्य बनने के बाद आज भी लोग कहते हैं कि भाई राज्य तो बना है, लेकिन राज्य बनने के बाद जो है जिस गति से राज्य को आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमियां रह गई। देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि राज्य बनने के बाद जब 2002 में पहली सरकार कांग्रेस की बनी, जिसका नेतृत्व पंडित नरेंद्र तिवारी जी कर रहे थे, उनकी रहनुमाई में राज्य की जो है नींव रखने का काम हमारी सरकार ने किया था। अब मैं कह सकता हूं कि उस समय विकास के कार्यों को अमलीय जामा देने का काम उस सरकार ने किया, और बड़ी तेजी के साथ हम आगे बढ़े। लेकिन विकास एक ऐसी चीज है जो सतत चलने वाली है। आप कितना भी विकास कर लीजिए, लोगों की मांग और बढ़ती जाएगी। तो उन तमाम चीज़ों को तो आप पूरा नहीं कर सकते। आज आप दिल्ली जाएंगे तो वहाँ भी लोग विकास की बात करते हैं, विकास होना चाहिए। आप किसी भी देश के अंदर चले जाइए, जो विकसित राष्ट्र हैं, वहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ भी लोग विकास की बात करते हैं। वो विकास अलग अलग उसको परिभाषित किया जा सकता है, लेकिन मांग है लोगों की, करते हैं लोग ये मांग। तो यहाँ भी है, काम हुआ है बहुत अच्छे, हम आगे भी बढ़े हैं,
लेकिन आज पर्वतीय क्षेत्र में एक ऐसी स्थिति आ गई कि वहाँ पर पलायन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और जो सबसे गंभीर समस्या है, और जहाँ तक मैंने सोचा है कि पलायन के लिए जब तक हम पर्वतीय क्षेत्र में स्थानीय स्तर पर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं करेंगे तब तक पलायन को रोकना बड़ा मुश्किल है। आज पर्वतीय क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं कमजोर हैं, बिल्कुल। आज पर्वतीय क्षेत्र में शिक्षा का स्तर वो नहीं है जो आज अभिभावक चाहता है, रोजगार के कोई नए संसाधन वहां पर नहीं है। हर आदमी देहरादून तो इसलिए क्या हो रहा है कि लोग देहरादून नहीं, चाहे पर्वतीय क्षेत्र में भी छोटी टाउनशिप है, गांव के लोग वहाँ रुख करने का काम कर रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं हमको इस दिशा में कार्य करना होगा। आज हमारी पर्वतीय क्षेत्र की आर्थिकी अगर हम देखें तो मात्र जो है चारधाम यात्रा पर निर्भर। हम कहते तो हैं कि हम नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो है डेवलप करेंगे, लेकिन अभी तक मसूरी और नैनीताल के सिवाय हम कोई ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप नहीं कर पाए जहाँ पर जो है लोगों को रोजगार भी मिले, जहाँ टूरिस्ट जाए। तो ये बात, इस दिशा में हम शहर बढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बढ़ रहे, शहर हम इस दिशा में बढ़ रहे हैं, इस दिशा में कार्य हो रहा है। लेकिन अगर पलायन रोकना है तो इस पर बड़ी तेजी के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। जी, और मैं पिछले कुछ समय से देखा है कि चकराता भी कहीं ना कहीं, चकराता के आसपास के इलाके भी एक टूरिस्ट प्लेस के रूप में बहुत ज्यादा विकसित होते जा रहे हैं। देखिए उसके कारण है, देखिए पहले चक्रोता में गेट सिस्टम था, बिल्कुल गेट प्रणाली थी, और उस गेट प्रणाली को इसलिए बनाया गया था क्योंकि सड़क बहुत सकरी थी। तो चक्रोता से गाड़ी चलती थी, सैया आती थी, कालसी से गाड़ी चलती थी, सैया आती थी, फिर वहाँ से जो है वन वे था तो गाड़ी चलती थी आगे। लेकिन हमने सबसे पहले कहा कि अगर चक्रोता को टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप करना है तो ये गेट सिस्टम समाप्त करना होगा। हम गेट सिस्टम को समाप्त करने में हम कामयाब हुए। हमने सड़क जो बहुत सकरी थी उसको डबल लाइन में परिवर्तित करने का काम किया, उसमें उच्च श्रेणी का डामरीकरण करने का काम किया। आज चक्रोता की जो कनेक्टिविटी है, चाहे मसूरी से जमुना पुल होते हुए हम चक्रोता का जिक्र करें, चाहे कालसी बैराट खाई का हम जिक्र करें, चाहे हम कालसी सैया चक्रोता का जिक्र करें, चाहे चक्रोता लाखा मंडल का जिक्र करें, चाहे चक्रोता त्यूनी का जिक्र करें, चाहे सैया से क्वानो मीनस का जिक्र करें, चाहे कालसी से कोटी इछाड़ी होते हुए मीनस का जिक्र करें, ये तमाम लॉन्ग डिस्टेंसिंग रोड्स हमारी हैं, इसको हमने सुदृढ़ करने का काम किया। और जब ये चीज़ें सुदृढ़ हुई तो लोगों में ये भाव भी आया कि चक्रोता को जो है हम देखने का काम करें। तो पूरे देश से लोग वहाँ आते हैं, और वहाँ जब लोग आए तो लोगों ने अपना पर्यटन का जो उद्योग है उसको अंगीकृत करने का काम किया। सौभाग्य हमारा ये है कि उत्तराखंड राज्य की तरह अन्य क्षेत्रों में जिस तरीके से बाहर के लोग आकर के जमीन खरीद रहे हैं, लेकिन हमारा जो चक्रोता है इससे अछूता है, बिल्कुल, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र है, ट्राइबल लैंड जो है कोई बाहर का आदमी ले नहीं सकता है। इसीलिए वहाँ के स्थानीय नौजवान साथियों ने, स्थानीय लोगों ने अपना जो है पर्यटन का जो कार्य है, जो चाहे उसको आप रिजॉर्ट कह लीजिए या छोटे छोटे रिजॉर्ट भी, और सर जैसे महासू देवता का मंदिर है तो पहले वहाँ के केवल लोकल लोग ही वहाँ तक जाते थे, लेकिन अब दूर दूर से मैं वही कह रहा हूँ, तो उसको टूरिस्ट के रूप में। अब हनोल हमारा एक धार्मिक जिसको कह सकते हैं आस्था का केंद्र है, और हनोल में पहले उत्तरकाशी, हिमाचल और हम चक्रोता कालसी के लोग थे, लेकिन आज पूरी अगर मैं भारत की बात करूं तो लोग वहाँ पर आते हैं, लोगों का आस्था का केंद्र बना है, लोगों की मनोकामनाएं वहाँ पर पूरी हुई हैं। होने के बाद एक लंबे समय से जो है, जो मैंने कहा ना कि लोग वहाँ बड़ी संख्या में आते हैं, और क्योंकि अब तो रोड का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत मजबूत है, तो इसलिए लोग वहाँ आते हैं, लोगों की आस्था है। हाँ, एक कमी जो मैं महसूस करता हूँ आज की तारीख में, और वो कमी ये है कि चक्रोता के अंदर विदेशी नागरिकों का आवागमन जो वर्जित है। और मैं भारत सरकार से कहना चाहता हूँ कि आज के इस युग में जब आप सैटेलाइट से हर चीज़ को देख सकते हैं, तो भाई चक्रोता के अंदर जो है विदेशी नागरिकों
को जो है जो वर्जित किया गया है उसको खोला जाना चाहिए। और जिस दिन मैं समझता हूँ कि हम इसमें कामयाब होंगे तो उस दिन आप देखेंगे कि चक्रोता एक ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप होगा जिसकी शायद संभव तो हमने किसी ने कल्पना नहीं की। ये बहुत होगा निकट भविष्य में, ऐसा नहीं कि नहीं। सर अब आने वाले भविष्य में क्या प्लान है आपके इस क्षेत्र के लिए? देखिए, क्षेत्र के लिए तो प्लान है कि भाई वहाँ पर रोड, ऐसे तो मेरा सौभाग्य है, ये कहते हैं मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज पर्वतीय क्षेत्रों में जितनी भी विधानसभाएं हैं उन पर्वतीय क्षेत्र की विधानसभाओं में चक्रोता विधानसभा एक ऐसा विधानसभा है जहां सबसे ज्यादा रोड कनेक्टिविटी है। आज भी मैं कह सकता हूँ बमुश्किल से 4 या 5 गांव ऐसे हो सकते हैं जो रोड से ना जुड़े हुए हों, अन्यथा हर गांव को हमने रोड से जोड़ने का काम किया है। तो ये तो हमारी प्राथमिकता थी, इसको हमने करने का काम किया। लेकिन हमारे यहाँ टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसको डेवलप करने की आवश्यकता है। उसको हम अगर डेवलप करने में कामयाब हो पाए तो आप देखेंगे कि भविष्य में मसूरी से या नैनीताल से कई गुना अच्छा जो है चक्रोता टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप होगा। और उसमें मैं समझता हूँ कि जंगलात चौकी एक है हमारा जो है, उस पर चुना भट्टा से एक सड़क जाती है जो देवबंद होते हुए मुंडाली तक जाती है। अगर उसकी कनेक्टिविटी हम कथियान से कर पाए एक जगह, अगर इस सर्किट को हमने बना दिया तो आप देखेंगे कि निकट भविष्य में जो है चक्रोता का जो है क्या नाम है, कोई मुकाबला नहीं होगा। बिल्कुल सर, मुंडाली तो बहुत नहीं, खूबसूरत मुंडाली जगह है। भी खूबसूरत जगह है, देवबंद खूबसूरत जगह है, टाइगर फॉल खूबसूरत जगह है, मोइला थात जो है खूबसूरत जगह है, कोटी कनासर का जो ग्राउंड है वो अपने आप में बहुत खूबसूरत जगह है। और इसके साथ ही साथ मैंने देखा है कोटी के एक फॉल है, वो उस फॉल पे भी जो है पर्यटक जाने लगे हैं, तो वो भी डेवलप होगा। और इधर कथियान वाली बेल्ट जो है ये पूरा जो है ये टूरिस्ट के रूप में डेवलप होगा। और हमारे पास और भी है लाखा मंडल अपने आप में ऐतिहासिक जगह है। आप लाखा मंडल में जाएंगे तो वहाँ पर किसी को सपना मिला, मेरे ख्याल से जब खुदाई की तो इतना बड़ा शिवलिंग निकला है कि आप जाएंगे तो अगर पानी आप डालेंगे तो अपनी परछाई उस शिवलिंग में देख सकते हैं आप। लाखा मंडल को डेवलप करने की आवश्यकता है। लाखा मंडल के साथ साथ लगे हुए हमारे क्षेत्र हैं, तो वो इतने खूबसूरत हैं कि अगर उसको जो है डेवलप होंगे ही, धीरे धीरे डेवलप होंगे। अब जो है लोगों की जो पर्यटन की गतिविधियां हैं वो इस ओर भी बढ़ने लग गई। तो ऐसा नहीं है, जिस दिन हम चक्रोता से यहाँ से क्या नाम डामटा से जो है इधर होते हुए जाएंगे, एक सड़क जाती है कूना मेंढा होते हुए, और उसको हम लाखा मंडल जोड़ देंगे, उसका ठीक अच्छी तरह से डेवलपमेंट हो जाएगा। दूसरी सड़क वहाँ से जाती है घंटा होते हुए जो है वहाँ टाइगर फॉल होते हुए जो है जो चक्रोता लाखा मंडल रोड है वहाँ वो मिलती है। तो जिस दिन इसका डेवलपमेंट सही तरीके से हो गया, हम इसका जो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको मजबूत अगर हमने कर दिया तो आप देखेंगे कि चक्रोता का कोई मुकाबला नहीं। विधायक जी, मैं एक वीडियो देख रहा था, मुझे नहीं पता वो कितना सही है, उसमें आप बाइक पे जा रहे हो किसी के साथ, क्या एक अरे तो जाते हैं हम, कोई एक बार थोड़ी, हम तो कई बार चले जाते हैं बाइक पे, क्या है उसमें। कई जगह ऐसा होता, हमारे यहाँ कई जगह ऐसा है कि लैंडस्लाइड हो गया, गाड़ी इधर रह गई, उधर साथी लोग आ गए, उनकी मोटरसाइकिल गई तो मोटरसाइकिल से चल दी, गाड़ी मिल गई तो गाड़ी से चल दी। तो हमारे जीवन का एक अंग है, उसको हम जो है अडॉप्ट करते हैं, जाते हैं। जैसा कांग्रेस पार्टी को देखा गया 2014 से पहले तक बहुत फ्रंट फुट पे थी, लेकिन 2014 के बाद कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि बैक फुट पे आई है कहीं ना कहीं। तो आपको क्या लगता है इसके क्या कारण रहे? देखिए, 14 से पहले मजबूत स्थिति में थी, ये बात मैं आपकी स्वीकार करता हूँ, लेकिन 14 के बाद एक आपने देखा होगा कि कांग्रेस पार्टी में एक टूट हुई, बिल्कुल, जो एक बड़ी टूट थी। और उस बड़ी टूट के बाद स्वाभाविक बात है, जब परिवार का कोई आदमी बिछड़ता है तो कमजोरी आती है, लेकिन वो कमजोरी राजनीति में परमानेंट नहीं रहे,
फिल अप द ब्लैंक होता है। जो लोग चले गए, उनकी जगह नए लोग आए हैं, वो लगे हैं कतार में। और मैं समझता हूँ कि 17 में हम जैसा प्रदर्शन सोचे तो ऐसा प्रदर्शन हम नहीं कर पाए। हम मात्र 11 विधायक जीत करके आए। लेकिन 22 में हमें था कि हमारी सरकार बनेगी, लेकिन बहुत सारे कारण रहे। भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पर चलती है, जिस राह पर चलती है, उस राह पर उन्होंने चलने का काम किया, समाज में विभाजन करने का काम किया। यही एक हथियार भाजपा के पास है, दूसरा कुछ नहीं है। वो कभी भी अपने सरकार के जो विकास के कार्यों से नहीं गिनवाती, कभी उसके बारे में बात नहीं करती, सदा सांप्रदायिकता का खेल खेलने का काम करती है, भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है। इसलिए वो 22 में वापस आ गए, लेकिन ये चीज़ें बहुत लंबा समय तक चलती नहीं है और कांग्रेस फिर से खड़ी उठेगी और 27 में हम समझते हैं कि राज्य के अंदर कांग्रेस का परचम लहराएगा। आप सीईसी का भी एक सदस्य हो, तो विधायक जी, अभी जो हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने वाले हैं, तो आप उसे किस तरीके से देखते हो? क्या समीकरण रहने वाला है? नहीं, देखिए, प्रयास ये किया जाता है जब हम सीईसी की बैठक में बैठते हैं कि स्थानीय लीडरशिप और जो एक प्रोसेस कांग्रेस का टिकट वितरण का है, उसके बाद जो स्थितियां हमारे सामने आती है, तो ये हमारी प्राथमिकता रहती है कि भाई जो जीतने की स्थिति में हो, जो उम्दा प्रदर्शन करने की स्थिति में हो, उसको हम टिकट देने का काम करें। तो उसी आधार पर जो है, चाहे मैं जम्मू कश्मीर की बात करूं, चाहे हरियाणा की बात करूं, टिकट वितरण करने का काम कांग्रेस ने किया है। और सर, 2027 में क्या हवा बदली हुई है कुछ? हालांकि दिख रहा है एक कहीं ना कहीं हालात तो आज भी बदले हुए हैं जी, परिस्थितियां आज भी बदली हुई है। आज प्रदेश की स्थिति आप देख लीजिए, प्रदेश के अंदर सरकार कानून व्यवस्था को संभालने में पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। महिलाओं पर जो अपराध हो रहे हैं, जब उन अपराधों को हम देखते हैं और उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता पाई जाती है और सरकार उनको बचाने का प्रयास कर रही है, तो ये कानून व्यवस्था ध्वस्त है। बेरोजगार लोग सड़कों पर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं, महंगाई अपने चरम पर है, किसानों की आय दुगना होगी, किसानों की आय दुगना नहीं हो पाई है। केदारनाथ का प्रकरण हमारे सामने है कि वहां पर सोने का मामला है, सरकार जांच नहीं करा रही। क्यों जांच नहीं करा रही? चारधाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है। एक विषय हो तो मैं कहूँ, बहुत लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, मंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन सरकार कुछ कर उस दिशा में कोई कदम नहीं उठा रही। तो ये अब विजिलेंस कोर्ट कहती है कि सरकार से कि हमको मंत्री पर जो है मुकदमा चलाने का जो है वो जो है परमिशन दे सरकार। तो हमने इस विषय में जब राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया, तो मैंने उस दिन भी कहा, वे जिस तरीके से कर्नाटक के अंदर कांग्रेस के मुख्यमंत्री पर मुकदमा चलाने की परमिशन राज्यपाल ने दी है, तो मैंने राज्यपाल जी से कहा कि उसी तर्ज पर आप भी जो परमिशन दे मंत्री के खिलाफ मुकदमा चलाने। अब देखिए क्या होता है। तो ये मैंने कहा ना, भ्रष्टाचार अपने चरम पर है, खनन माफिया पूरे राज्य के अंदर सक्रिय है, खनन नीति ऐसी बना दी है जिससे आज उत्तराखंड का आम जनमानस जो है आहत है। आबकारी नीति आप देख लीजिए, हर घर तक शराब पहुंचाने का कार्य सरकार कर रही है। आबकारी नीति में इतनी खामियां हैं कि जब सत्र आएगा तो निश्चित रूप से उस सत्र में हम इसको उठाने का काम करें। एक नहीं है, बहुत सारे विषय हैं जिससे आम जन त्रस्त है और उसको धार देने का काम हम करेंगे। आज सरकारी कर्मचारी जो है सत्ता में बैठे हुए लोगों से जो है बहुत दुखी है। बिल्कुल, किस तरीके से ओपनर के जो हमारे साथी है उनका शोषण हो रहा है। तो ये तमाम विषय है। सर, अगर अब कांग्रेस की सरकार आती है उत्तराखंड में, तो आप क्या बदलाव देखते हैं? क्या बदलाव आप और क्या प्लान्स रहेंगे? नहीं, देखिए, कांग्रेस की सरकार आती है तो निश्चित रूप से आज विपक्ष में रहते हुए जिन विषयों को हम उठाने का काम कर रहे हैं, उन विषयों का निराकरण कराना हमारी जिम्मेदारी होगी। अगर सत्ता में आने के बाद हम भी इसी राह पर चले जिस राह पर आज की सरकार चल रही है,
तो क्या फर्क है कांग्रेस की सरकार में और बीजेपी की सरकार? हम उसका निराकरण करेंगे। हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को मजबूत करने का काम करेंगे। बेरोजगार साथियों को जो है स्वावलंबी बनाने का काम हम करेंगे। अब आपके सामने बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार भाजपा सरकार, ये नारा दिया था ना, क्या महंगाई कम हुई? मैं देख रहा था अंतरराष्ट्रीय बाजार में क्रूड ऑयल आज की तारीख में सबसे निचले स्तर पर है, लेकिन पेट्रोल डीजल के दाम नहीं घटे, गैस के दाम नहीं घटे। तो ये हालत, ये स्थिति है सत्ता में बैठे हुए लोगों। नारा बहुत अच्छा देते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारा बहुत अच्छा है, लेकिन बेटी सुरक्षित तो नहीं है। अंकिता भंडारी से लेकर आज तक जिस तरीके से महिलाओं पर अपराध हो रहे हैं, क्या सरकार ने उसको रोकने का प्रयास किया? सरकार रोके भी तो कैसे रोकेगी? तो सत्ता पक्ष के लोग उसमें संलिप्त हैं। ये चीजें हैं, इन चीजों पर जो है कार्य करने की आवश्यकता है। विधायक जी, जैसा कि अभी हरियाणा में जो चुनाव होने वाले हैं और जम्मू कश्मीर में भी चुनाव होने वाले हैं, वहाँ क्या समीकरण रहने वाला है? कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी लेकर आएगी? देखिए, जम्मू कश्मीर के अंदर हम पीडीपी से हमारा समझौता है और उसके तहत हम चुनाव लड़ने का काम कर रहे हैं और मुझे यकीन है कि हम जो है वहाँ पर सरकार बनाने में कामयाब होंगे। हरियाणा का जिक्र आपने किया, हरियाणा के अंदर परिवर्तन की लहर है। जिस तरीके से सरकार ने किसान आंदोलन को कुचलने का काम किया, मैं समझता हूँ किसी से छुपा हुआ नहीं। आज किसान सरकार से त्रस्त है, आज खिलाड़ी, उनका किस तरीके से उत्पीड़न इस सरकार में हुआ वो सब ने देखा है, क्योंकि हरियाणा देश को जो है खिलाड़ियों की सौगात देने का काम करता है। तो कौन सा ऐसा वर्ग है जो भाजपा से नाराज नहीं? 10 साल सरकार रही, 10 साल में विकास के नाम पर शून्य। और मेरा अपना अनुमान है 90 सीटों में से 70 से 75 के बीच में सीटें कांग्रेस जीतेगी। कौन वहाँ पे चेहरे रहेंगे जो लगता है आपको? देखिए, चेहरों की कमी कांग्रेस में नहीं, चेहरा तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व है। देखिए, सोनिया जी जब जाएंगी, राहुल जी जाएंगे, प्रियंका जी जाएंगे, खड़गे जी जाएंगे और तमाम जो स्टार प्रचारक वो जाएंगे, तो वो देश की राजनीति पर भी और कांग्रेस की क्या हरियाणा के लिए सोच है उसके बारे में भी बात कहेंगे। और मैं समझता हूँ कि जो मैंने महसूस किया है, जो मुझे लगता है कि ये तमाम चीज़ें उसको प्रभावित करने का काम करेंगे। प्रदेश स्तर पर हम कहें, भूपेंद्र हुड्डा जी हमारे बहुत कांग्रेस के मजबूत स्तंभ है, शैलजा जी हमारी बहुत मजबूत स्तंभ है, सुरजेवाला जी हमारे बहुत मजबूत स्तंभ है। तो कांग्रेस की जो वहाँ की लीडरशिप है, वो लीडरशिप भी जो है निश्चित रूप से जो है कांग्रेस को जिताने का काम करेगी। और सर, जम्मू कश्मीर में क्या रहने वाला है? नहीं, जम्मू कश्मीर में मैंने कहा ना कि हम जम्मू कश्मीर में कांग्रेस अकेले चुनाव मैदान में नहीं है, हम गठबंधन के साथ चुनाव में है और मुझे यकीन है कि हम जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने का काम। जैसे अब हरियाणा में तो मुख्य मुद्दे जो किसान आंदोलन का विद्रोह था या खिलाड़ियों के साथ है, जम्मू कश्मीर में क्या? देखिए, जम्मू कश्मीर में वहाँ के अपने लोगों की मांग है, जैसे पूरे राज्य का दर्जा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार ने जम्मू कश्मीर को जो है अलग अलग हिस्सों में बांटने का काम किया, राज्य का दर्जा नहीं दिया। पूरे राज्य का दर्जा हम उसको देंगे। और जो भाजपा एक बात बड़े जोर शोर से कहती है कि जब से हमने 370 समाप्त किया है, जम्मू कश्मीर में शांति है। कहाँ शांति है? जम्मू कश्मीर के अंदर निरंतर आतंकवादी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, उस पर कोई अंकुश लगाने में सरकार विफल साबित हुई है। तो ये तमाम चीजें, लोग हर चीज को नजदीक से आप बल के माध्यम से आवाज दबा सकते हैं, भावनाओं को नहीं दबाया जा सकता। तो सर, वो क्या तरीका हो सकता है अगर आपकी सरकार आती है कि भावना को? नहीं, देखिए, मैंने कभी वही कहा कि भाई जब वहां के लोग चाहते हैं कि उनको राज्य मिलना चाहिए, आपने धारा 370 को समाप्त किया, ठीक है, लेकिन राज्य के दर्जे को तो
कायम रखना चाहिए था ना। और यही बात जो है राहुल जी ने जब गए थे जम्मू कश्मीर के दौर पर, उन्होंने कहा कि हम सरकार में आएंगे तो हम निश्चित रूप से जम्मू कश्मीर को राज्य का जो स्वरूप है उसको देने का काम करेंगे, और वहाँ के विकास के लिए जो कांग्रेस से जो गठबंधन की सरकार वो कार्य करेगी। सर, अभी आपको बहुत से लोग दिख रहे होंगे उत्तराखंड के युवा जो नेता बनना चाहते हैं, कुछ अभी जो छात्र नेता हैं वो सीख रहे हैं, आपने कुछ ऐसा मंत्र? नहीं, देखिए मंत्र वाली कोई बात नहीं है। उत्तराखंड का नौजवान साथी निश्चित रूप से आज जहाँ एक और बेरोजगारी से त्रस्त है, वहीं पर जो है स्थानीय स्तर पर बहुत सारे साथी जो है राजनीति में आकर के इस राज्य की सेवा करना चाहते हैं। मैं अपने साथियों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि आपको जो दायित्व मिले उस दायित्व का निर्वहन पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करने का काम करें। आप ईमानदारी और निष्ठा से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे तो लोग आपको स्वीकार करने का काम करेंगे। अन्यथा राजनीतिक में हम जो लोग जुड़े हैं, हम पर कहते हैं ना बड़ा सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी बात अगर कहनी हो तो आदमी बड़ी आसानी से कहते हैं कि राजनीतिक लोग भ्रष्ट हैं, राजनीतिक लोग ये कृत्य करते हैं, राजनीतिक लोग ये कृत्य करते हैं। सबसे सॉफ्ट टारगेट अगर आज की तारीख में है तो पॉलिटिकल आदमी। मैंने देखा ना, अभी पिछले दिनों सरकार ने विधायकों के वेतन में वृद्धि करने का काम किया, तो सब टारगेट में विधायक थे। और विधायक कितना काम करता है तो ये भाई उस जनप्रतिनिधि से पूछो। कोई समय की पाबंदी नहीं है, आप सुबह से लेकर शाम तक आपकी उपलब्धता रहती है। आदमी आकर के कभी भी आपके घर की बेल बजा सकता है। क्या ब्यूरोक्रेसी में संभव है? संभव नहीं है। तो होता है जिससे लोगों को अपेक्षाएं होती हैं उसी पर जो है लोग अपनी बात भी कहने का काम करते हैं। लेकिन हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारा प्रयास होना चाहिए कि हमारा दामन जो है वो साफ रहे, और दामन साफ रहेगा तो आप अपनी बात बड़ी बुलंदी के साथ कह सकेंगे, बड़ी मजबूती के साथ कह सकेंगे, और आपकी उस आवाज को फिर सुना भी जाएगा। इसलिए नौजवान साथियों से कहना चाहता हूँ, क्योंकि आने वाला कल हमारे नौजवान साथियों के कंधों पर ही निर्भर है। वो जैसा आचरण करेंगे वैसा राज्य निर्मित होगा। और मैं समझता हूँ कि नौजवान पीढ़ी जो इस समय इन तमाम दौरों से जो गुजर रही है वो एक सशक्त नेतृत्व इस उत्तराखंड को देने का काम करेंगे और इस उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। ऐसी अपेक्षा मैं अपने नौजवान साथियों से करता हूँ। बिल्कुल। सर, उत्तराखंड में एक और चीज़ देखी गई कि जैसे पेपर लीक हो गया, या फिर जो सरकारी कर्मचारी उनको बहुत समस्याओं का, इसे आप किस तरीके से देखते हो? नहीं, देखिए सही बात है कि जब परीक्षाएं होती हैं तो जो छात्र है वो पूरी तन्मयता के साथ, पूरी मेहनत के साथ उस परीक्षा में सम्मिलित होने आता है, और उस परीक्षा में सम्मिलित होकर के जब रिजल्ट आना हो तब कहा जाता है कि पेपर लीक हो गया है। तो उससे जो छात्र जो है अपने पढ़ाई के बल पर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं वो निश्चित रूप से इससे आहत होते हैं, राहत होते हैं। तो लेकिन सरकार को चाहिए कि ऐसी कोई बात पेपर लीक अगर होती है वो नहीं होनी चाहिए, और अगर उसमें राजनीतिक दलों के लोग संलिप्त हों तब तो और भी घोर निराशाजनक वाली बात है। तो ये पेपर लीक में कानून हमने बनाया है, हम कहते हैं हमने बड़ा सख्त कानून बनाया, कानून हमने बनाया है, लेकिन उस कानून के शिकंजे से पेपर लीक करने वाला कोई भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। तभी आपकी कानून की अहमियत है। अन्यथा अगर वो बच करके निकल गया तो फिर आप कितना भी सख्त कानून बना लीजिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो भाई होता है, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, एग्जाम दे दिया उसके बाद रिजल्ट आ गया, रिजल्ट आने के बाद कहते हैं इसके साहब ये पेपर लीक हो गया। अब वो जो लोग
परीक्षा में पास होते हैं वो हमारे पास आते हैं कि भाई हमारा क्या कसूर है, और जब हम उनको देखते हैं तो लगता है हाँ इनका क्या कसूर है, इन्होंने तो पेपर दे के क्वालिफाई किया है। तो अब ये सब चीजें होती है, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम होती है। भाई अगर कोई वैकेंसी निकली, माना 10,000, 100 लोगों की वैकेंसी दिखी, 10,000 लोगों ने उसमें अप्लाई किया, तो रोजगार तो 100 को ही मिलेगा, 9,900 को तो नहीं मिलेगा। लेकिन आवाज तो 9,900 की ज्यादा है, 100 की तो कम है। बिल्कुल। लेकिन पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्त कानून के साथ साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट पर जो है ऐसे मुकदमे चलने चाहिए, ताकि ऐसे लोग बिहाइंड द बार हो। तो प्रीतम जी, जो यूजेवीएनएल का एक लखवाड़ 82 परियोजना है, मैंने सुना है कि उसमें आपने बहुत से रोजगार के अवसर बनाए, तो आपने किस तरीके से उस पर काम किया? जब हम बात करते हैं लखवाड़ बांध या 82 जल विद्युत परियोजना की, तो लखवाड़ और 82 जल विद्युत परियोजनाओं में पहले जब हम सरकार में थे तो हमने निश्चित रूप से जो प्रतिकर था उस प्रतिकर को बढ़ाने का काम किया, और प्रतिकर को बढ़ाने के साथ साथ हमने ये भी कहा कि जो परिवार प्रभावित हैं उनके एक व्यक्ति को जो है उनकी क्वालिफिकेशन के अनुसार जो है जॉब दिया जाए, और जिसको दिलाने में हम सफल भी हुए, हमने दिलाने का काम किया है। आज वो साथी जब मुझे मिलते हैं, कोई उत्तरकाशी में है तो कोई टिहरी में, कोई कहीं पर है, कोई देहरादून में, कोई विकास नगर, तो बड़ा अच्छा लगता है कि भाई जो लोग रोजगार मांग रहे थे, जो उन लोगों को हमने रोजगार देने का काम किया है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जब 82 जल विद्युत परियोजना बनी, उस 82 जल विद्युत परियोजना निर्माण के समय लोहारी एक गांव था जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आया था, और जब हम सरकार में थे जहां हमने प्रतिकर बढ़ाने का काम किया, लोग नौजवान साथियों को जो है सेवा में समायोजित करने का काम किया, तो वहीं हमने जो लोहारी गांव था जो पूर्ण रूप से डूब क्षेत्र में आ रहा था उसको रिहेबिलिटेट करने की बात कही थी। हम सरकार में थे, हमारे कैबिनेट से एक निर्णय पास हुआ था, हमने जमीन को भी देखा था, उसके अलॉटमेंट की बात थी, लेकिन जब चुनाव हुआ हमारी वापसी नहीं हो पाई, और वापसी ना होने की वजह से जो है उन लोगों की समस्या का समाधान नहीं हो पाया। सरकार जिस तरीके से लोहारी के लोगों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है वो कदापि उचित नहीं। आज की तारीख में भी उनकी जो है लगभग 10 हेक्टेयर जमीन जो है लोहारी में है, और उनको रिहेबिलिटेट करने की बात आप कर रहे हैं, क्या नाम कालसी के पास जगह है वहां पर, जो तो सरकार के पास कोई मैप नहीं, रोड मैप नहीं है कि किस तरीके से जो बांध से प्रभावित लोग हैं उनको किस तरीके से रिहेबिलिटेट किया जाए। अब सरकार है, उन्होंने जो कैबिनेट का हमारा निर्णय था उस निर्णय को बदलने तक का काम किया। मतलब मैंने पहली बार ऐसा देखा कि इतनी निर्दयता के साथ सरकार ने जो लोहारी के लोगों के साथ काम किया है, उनके हितों को जो है आघात पहुंचाने का काम किया, जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सर, अगर अब आप जब सत्ता में आते हो तो क्या आप इन सब चीजों को किस तरीके से सही करोगे, और रोजगार के लिए किस तरीके से नए अवसर? हम ये कहें कि सरकारी नौकरी ही रोजगार का माध्यम है तो ये हो नहीं सकता। सरकारी नौकरियों में तो आप, क्योंकि बेरोजगारी अपने चरम पर है, मेरे ख्याल से दुनिया में भारत तीसरा ऐसा देश है जहां सबसे ज्यादा बेरोजगारी। तो भाई हम ये सोचें कि तमाम बेरोजगार साथियों को हम सरकारी सेवाओं में जो है समायोजित करके इतिश्री करने से बात बनने वाली नहीं। आपको बेरोजगार साथियों को रोजगार मुहैया कराने के लिए और कार्य भी करने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत सारे उद्योग हैं जो स्थापित हुए हैं, वहाँ पर हमारा पहले भी हमारी ये बात थी कि भाई 75% जो है स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया, वो नहीं मिल पाया। ये कटु सत्य, मुझे चाहे हमारी सरकार रही हो चाहे आज की सरकार रही हो, हमने शासनादेश करके इतिश्री कर दी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट के लिए जो कार्य करना चाहिए था, उसको जो खोसली बात कहनी चाहिए तो वो नहीं हो पाया, जिससे लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया। और भी बहुत सारी चीज है, हम टूरिज्म को बढ़ाने का काम करें, हम कृषि आधारित जो है, क्योंकि मैं आज देखता हूँ और मुझे बड़ी खुशी भी होती है जब मैं देखता हूँ कि टमाटर की खेती
जो 3 महीने की होती है, 3 महीने में वो खेती जो है आ जाती है। आज लोग जो है कृषि के माध्यम से जो कैश क्रॉप है, उसको लोगों का रुझान हुआ है। तो इसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है, चाहे हॉर्टिकल्चर हो, चाहे कृषि हो, चाहे पर्यटन की गतिविधियां हो, उसको प्रदेश के अंदर बढ़ाने की आवश्यकता है। और भी हम जो सरकारी इसके माध्यम से योजनाएं संचालित करते हैं, वो लगता तो बहुत अच्छा है, टारगेट भी हम गिना देते हैं, लेकिन उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंट तो होना चाहिए। और मुझे कहते हुए कोई संकोच नहीं है, भ्रष्टाचार इसमें एक बहुत बड़ी बाधा है। अगर हम भ्रष्टाचार पर प्रहार कर पाए तो हम समझेंगे कि हम अच्छी सरकार देने में कामयाब हुए। बात होती है साहब, आज इंजीनियर इतने ये घूस लेते पकड़ा गया, ये पकड़ा गया, ठीक है, जो पकड़े गए वो पकड़े गए, जो चोरी करते हुए पकड़ा गया वो चोर है, जो नहीं पकड़ा गया वो मोर है। तो भाई ये तो कटु सत्य है, इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता कि भ्रष्टाचार आज चरम पर है। छोटा राज्य है हमारा, इस राज्य में अगर भ्रष्टाचार को हम इस तरीके से जो पोषित करने का काम करेंगे तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति, उस पर चोट करने की आवश्यकता है। विधायक जी, जैसा हॉर्टिकल्चर उत्तराखंड में बहुत से स्कोप है इसके, लेकिन कहीं ना कहीं हमें दिखता है कि उतना ज़्यादा इसमें काम हो नहीं पाया। तो आपको इसके क्या कारण लगते हैं और इसे किस तरीके से हम आगे लेके जा सकते हैं? हॉर्टिकल्चर में अब काफ़ी जो है उसमें हम आगे बढ़े हैं, लेकिन जब हम हिमाचल का कंपैरिजन करते हैं तो हम अभी उसमें बहुत पीछे हैं, क्योंकि हिमाचल मेरी विधानसभा जैसे जहाँ समाप्त होती है वहाँ शुरू हो जाती है। वहाँ पर सेब की पैदावार जो है बड़े लार्ज स्केल पर होती है, उसी से प्रभावित होकर के हम लोगों ने भी उसको एडॉप्ट करने का काम किया है। पहले शुरुआती दौर में हम जो हिमाचल से लगे हुए क्षेत्र थे उसमें हमने इसको एडॉप्ट करने का काम किया। अब धीरे धीरे पूरे चकरोता विधानसभा में भी लोग जो है सेब की खेती करने लगे। अगर हम उत्तरकाशी को देखें, उत्तरकाशी में भी कमोबेश जो है हम हॉर्टिकल्चर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और टिहरी में भी हम जो है हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। उधर अगर हम जाएं, क्या नाम है, कुमाऊं की तरफ, तो वहाँ पर भी जो है कई जगह जो है हमने हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में काम किया, लेकिन उसको और प्रभावी बनाने के लिए, ताकि जिस तरीके से हिमाचल के लोग जो है इसमें कहते हैं ना निपुण हो गए हैं, वो तकनीक जब तक हमारे पास नहीं आएगी तब हमारा थोड़ा धीरे होगा। अब सेब में तो हर साल एक नई वैरायटी जो है वो इंट्रोड्यूस कर देते हैं। अब आदमी काश्तकार भी सोचता मैं क्या करूं, ये करूं या ये करूं। तो अब हॉर्टिकल्चर में हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन सरकार को इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है कि आप जब समर्थन मूल्य घोषित करते हैं तो समर्थन मूल्य को घोषित करने में देर ना लगाएं, उसको समय रहते हुए आप समर्थन मूल्य घोषित कर दें। हम चमोली तरफ जाते हैं तो माल्टा वहाँ होता है, और अब धीरे धीरे अखरोट की जो है जो नई वैरायटी है उसको भी लोग करने लग गए हैं। मैं एक जगह मेरी विधानसभा में है, सेंज गांव था, वहाँ पर क्रिकेट का मैच था, मैं उसके उद्घाटन के लिए वहाँ पर गया था। तो वापसी में जब मैं आ रहा था, एक लड़का वहीं का मेरे साथ मेरी गाड़ी में बैठा, तो ऐसे बात चल तो उसने कहा कि सब मैंने नींबू का जो बगीचा लगाया। तो मैंने कहा यार नींबू के बगीचे में क्या कुछ, कहना साहब मैं 400 पेड़ लगाए। अब नींबू एक ऐसा फल है कि वो जो है अब तो 12 महीने जो फसल देने वाला हो गया नींबू, बिना बीज वाला नींबू हो गया। उसके लिए उतना ही प्रोटेक्शन की भी आवश्यकता नहीं है, उसको ना तो चिड़िया खाती है ना बंदर अभी तक खाते हैं। कमोबेश अखरोट में भी ये स्थिति है। तो हम धीरे धीरे इस दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। एक ने लगाया तो स्वाभाविक बात है दूसरा भी लगाए। तो ये पर्वतीय क्षेत्र में हमको देखने की आवश्यकता है। मुझे याद है जब मैं मंत्री था तो कानो एक जगह है हमारे यहाँ, आप लोग गए या नहीं गए, तो वैसी फ्लैट लैंड जो है बहुत कम जगह देखने को मिली है, और पर्वतीय क्षेत्रों में तो खास तौर से मैंने देखा नहीं फ्लैट होना। तो मैंने
जिला प्लान की बैठक थी, तो मैंने अधिकारियों से कहा कि भाई आप वाहनों में जो है क्या नाम ट्यूबवेल लगाए ताकि वहाँ के लोगों को लाभ मिले। तो अधिकारियों ने कहा साहब पहाड़ में तो ट्यूबवेल सक्सेस नहीं हो सकता। तो मैंने कहा क्या मैदानी क्षेत्रों में 100% ट्यूबवेल सक्सेस होते हैं कि नहीं? सब कोई सक्सेस नहीं होता। मैंने कहा ट्राई करिए, नहीं सक्सेस होगा तो ठीक है, और अगर सक्सेस तो इत्तेफाक ऐसा हुआ कि 3 ट्यूबवेल में हमने स्वीकृति की और 2 ने जो है वहाँ पर आज भी वो चल रहा है ट्यूबवेल। तो एक ट्यूबवेल में थोड़ी सी जो है गाँव वालों से थोड़ी गलती हो गई, वो वहाँ नहीं निकल पाया। तो हमने पर्वतीय क्षेत्र में ऐसा नहीं कि ट्यूबवेल काम नहीं कर सकता। आज देखिए सोचने वाली बात है, लेकिन अब सोचे तो हो जाता, नहीं हो जाता। अब आप देख लीजिए हमारे यहाँ तो क्योंकि पानी का भी अब बड़ा अभाव होने लगा है। अब तो नदी से लिफ्ट करके हम चाहे हॉर्टिकल्चर की बात करें, चाहे कृषि की बात करें, कोई भी बात करें, बिना पानी की सब चीजें संभव नहीं, बेकार है। बिल्कुल। तो उसके लिए उस दिशा में काम करने की आवश्यकता है। लेकिन हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में सरकार, भारत सरकार बहुत सब्सिडी हमको देती है, लेकिन उस सब्सिडी का सही सदुपयोग होना चाहिए। अधिकारी कम से कम ये तो देखे कि जिसको सब्सिडी दी है उसने उस सब्सिडी का इस्तेमाल किया है या नहीं किया। कहीं ऐसा तो नहीं सब्सिडी लेने के लिए जो है काम कर दिया। ये सब चीज तो देखने की जिम्मेदारी, इस पे मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, और मॉनिटरिंग जो है यहाँ बहुत कम हो पाती है। मॉनिटरिंग जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरह से नहीं हो पाती है। तो बहुत कुछ सीखने की आवश्यकता है, लेकिन प्रयास हो रहा है। हमारे यहाँ के कई लोग जो है, प्रदेश के लोग जो है जाते हैं, अन्य प्रदेशों में जाते हैं, हिमाचल जाते हैं या अन्य प्रदेशों में, जहाँ जहाँ जो चीज़ होती है मैदानी क्षेत्र में क्या हो सकता है उसको तदनुसार, क्योंकि इंडस्ट्री हम मैदानी क्षेत्रों में ही लगा सकते हैं। पहाड़ में तो आप कोई इंडस्ट्री लगा नहीं सकते, क्योंकि वहाँ तो ना तो मार्केट है ना वहाँ रॉ मटेरियल है। भाई इंडस्ट्री को सक्सेस बनाने के लिए या तो मार्केट उपलब्ध हो या रॉ मटेरियल उपलब्ध हो, तो पहाड़ में तो ये संभव नहीं है। बिल्कुल। तो ये सब चीजें हैं, हमको हॉर्टिकल्चर और कृषि पर ही ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो जैसे तिवारी जी के समय पे इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ सेलाकुई में भी और हल्द्वानी के पास भी देखा गया। तो अब आपको क्या लगता है कि वो जैसे धीरे धीरे अब उतना ज़्यादा उसका फैलाव नहीं हो रहा है और कुछ कंपनियां ऐसा भी देखा गया कि छोड़ के चली गई, तो इसके क्या कारण? देखिए जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करते हैं तो नरेंद्र तिवारी का व्यक्तित्व तो बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। उन्होंने किसी को भी कहा तो उसने आकर के उत्तराखंड में इंडस्ट्री लगाने का काम किया। अगर हम देखें 2 कड़वे अनुभव हमारे पास हैं। एक ऋषिकेश में जो है आईडीपीएल और हल्द्वानी के अंदर एचएमटी, ये 2 बड़े ये थे, लेकिन आज की तारीख में दोनों ही जो है शट डाउन हो गए हैं। तिवारी जी ने इंडस्ट्रियलाइजेशन को जो है बहुत बूस्ट देने का काम किया। उनकी पहुंच ऐसी थी कि वो जिस स्तर पर चाहे, जिससे चाहे, जब चाहे तब बात कर सकते थे, और तब इंडस्ट्री, मुझे याद है सेलाकुई में एक पहले भी कांग्रेस के ज़माने में जो है सेलाकुई को इंडस्ट्रियल क्षेत्र घोषित किया गया था, जमीन ली गई थी। 78 या 78 की बात है या उससे पहले की बात है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा। कांग्रेस का रिज्यूम था उस समय जो, तो वहाँ आया, लेकिन उस समय सक्सेस नहीं हो पाया। लेकिन अब मैं देखता हूँ, अब सेलाकुई को मैं देखता हूँ, आज की तारीख में आप देख लीजिए सेलाकुई जो है आप देख लीजिए इंडस्ट्रियल हब के रूप में विकसित हो गया। सुबह शाम अगर आप जाते हैं तो आसानी से जो है आप पास नहीं हो। और तो ऐसे सब जगह हम मैदानी क्षेत्रों में, चाहे रुद्रपुर आप चले जाइए, चाहे सितारगंज में आप चले जाइए, चाहे आप जो है हरिद्वार में चले जाइए, भगवानपुर क्षेत्र में साइड आप कहें, हर जगह इंडस्ट्रियल क्षेत्र है। लेकिन जो इंडस्ट्री यहाँ पर आई, उस इंडस्ट्री को हम यहाँ पर रखने में कभी तक पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो पाए हैं। वो पलायन करने का काम कर रहे हैं। जब इंडस्ट्री पलायन होगी तो स्वाभाविक बात है बेरोजगारी बढ़ेगी, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो फिर उसका भार तो जो है प्रदेश के ऊपर पड़ेगा। तो इंडस्ट्रियल
इंडस्ट्रियलाइजेशन की हम बात करते हैं, सरकार बात तो बहुत करती है। यहाँ पर जो है मीट भी हुई और जो है यहाँ पर, और उसमें बहुत लंबे चौड़े दावे किए गए, कितने लाख करोड़ जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मैंने अधिकारी से पूछे क्या इन्वेस्टमेंट है, तो कुछ नहीं, ढाक के 3 पार। तो हम जो चीज करें वो कम जरूर हो, जरूरी नहीं है सरकार को जो है उसको इतना हाइप कर दे, इतना साहब इतने लाख करोड़ का जो है इन्वेस्टमेंट आ रहा है और आए कुछ ना, तो क्या फायदा। आप कम ही लाए, कम हो पर लेकिन होना चाहिए और वो दिखाई देना चाहिए, तब बात बनती है। अब हम बात बड़ी करते हैं और जब उसका परिणाम सामने आता है तो शून्य के बराबर होता है, तो फिर वो कहाँ से हम सरवाइव कर पाएंगे। जनता में भी कहीं ना कहीं निराशा इससे जागती है। होती है, जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो जनता भाई, जब घर का नौजवान साथी बेरोजगार होगा तो परिवार तो फिर निराश होगा ही होगा, और बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है। सर, इसके क्या कारण रहे हैं कि इंडस्ट्री यहाँ से जा रही है, अब उस तरीके से ग्रो नहीं हो पा रही? देखिए, इंडस्ट्री को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार को जो है इसमें पहल करनी चाहिए। पहले हमको जो पैकेज दिया गया था, उस पैकेज के जाने से जो है जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो कम हुआ है। उसमें सरकार को बूस्ट देने की आवश्यकता है, केंद्र सरकार बूस्ट दे, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र में नया राज्य उत्तराखंड है। इस राज्य को इस समय केंद्र सरकार की सहायता की बड़ी दरकार। अब केंद्र सरकार सहायता देगी तो फिर हम जो है इंडस्ट्री की यहाँ पर आएगी तो हम अपने पैरों पर खड़े होंगे, तेजी के साथ आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन की जब हम बात करते हैं, इस दिशा में केंद्र सरकार द्वारा जो है कोई ऐसा अतिरिक्त हमको जो है नया राज्य है, उस राज्य के अनुरूप जो है कोई ऐसा इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो है केंद्र सरकार से अलग से कोई रियायत कह लीजिए कुछ जो है नहीं दिया जा रहा, जिससे धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री यहाँ से पलायन करने का काम करे। फिर आप विद्युत की उपलब्धता उस पर निर्भर करता है, कानून व्यवस्था पर निर्भर करता है, ये सब चीजें। फिर लेबर पर क्या नाम निर्भर करता है कि भाई लेबर प्रॉब्लम अगर हो गई तो फिर कहाँ से आप इंडस्ट्री को जो सर्वाइव करा पाएंगे। ये सब चीजें हैं। तो प्रीतम जी, जैसा कि आजकल देखा गया है कि लोग रोजगार के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं, तो नए स्टार्टअप्स की कहीं ना कहीं ज़रूरत है बेरोजगारी को मिटाने के लिए। अगर आपकी सरकार आती है तो इसके लिए क्या कदम उठाए जाएंगे? देखिए, ये कोई प्रीतम सिंह का प्रश्न नहीं है, ये नीतिगत प्रश्न है। और ऐसे पर जब हम चुनाव में जाते हैं तो किसी भी राजनीतिक दल का अपना चुनावी घोषणा पत्र होता है। उस चुनावी घोषणा पत्र में वो ये वादा उत्तराखंड के लोगों से करते हैं कि अगर हम सरकार में आएंगे तो हम इन दिशाओं में आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन चुनावी घोषणा पत्र को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी निश्चित रूप से सरकार की बनती है। तो हम चुनावी घोषणा पत्र के अनुसार अगर कार्य करेंगे, जिसके आधार पर लोगों ने हमको मत दिया, हमारी सरकार बनाने का काम किया है, तो मैं समझता हूँ उसको हम पूरा करने का काम करेंगे तो लोग जो है महसूस करेंगे कि सरकार ने चुनाव के दरमियान जो वादे किए थे उसको पूरा करने का काम किया है। आपने कहा स्टार्टअप तो गति देनी ही पड़ेगी। अगर स्टार्टअप को आप गति नहीं दे पाए तो फिर फायदा क्या है। और मैं कहता हूँ कि इन तमाम चीजों की जड़ में भ्रष्टाचार भी एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से आंकड़े जब हम देखते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं। जब सरकार अपना आंकड़ा जारी करती है तो बहुत अच्छा लगता है कि भाई हाँ ये है, लेकिन उसके मूल में जब हम जाते हैं और जब हम आम जन से संवाद करने का काम करते हैं, आम जन के बीच में जाते हैं, तो फिर वो निराशा व्यक्त करता है, जो मैं समझता हूँ कदापि इस राज्य के लिए ठीक नहीं। ठीक। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपने हमें समय दिया। और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव आपके लिए और वीडियो भी आगे लेके आते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you. समय हमें देने के लिए।